जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, इमरान खान साहब की सरकार में जो इस वक्त सबसे बड़ा जो धमाका हो रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले 3 सालों में सिर्फ 15 ट्रिलियन कर्जे लिए हैं। 15 ट्रिलियन। और जो उससे भी बड़ा धमाका ये है कि जो डॉलर है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 176, 176 तो अवाम के हुकूमत कह रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा महंगा डॉलर मार्केट में बिक रहा है। इसके लिए बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि साजिद तारड़ साहब जो है वो इकोनॉमी के हवाले से और जिस तरह ये जो टॉप एलीट किस तरह ये बोरोड ग्रोथ बाहर से पैसा लेके सो कॉल्ड सी डेवलपमेंट करवाती है, वो तो इस दफा वो भी नहीं हो रही। मैंने कहा तारड़ साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच। सर, ये बताएं कि 15 ट्रिलियन के कर्जे ले लिए, टोटल कर्जा जो है वो तो बहुत ऊपर चला गया है। डॉलर जो है वो खड़ा ही नहीं हो रहा, और कहा यह जा रहा है कि ये जो आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे, एडवाइजर साहब कह रहे थे हो गए हैं, वो ना होने की वजह से डॉलर फिर ऊपर चला गया है। सऊदीज ने 4.2 अरब डॉलर का जो हमें तोहफा दिया, उसके बावजूद डॉलर नहीं रुका। आप क्या समझते हैं, ये क्यों इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्यों है पाकिस्तान में? सर, गैर यकीनी सूरत हाल है। चिमा साहब, इस वक्त असल में एक पूरे कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक केयास, एक कंफ्यूजन, बदहवासी। लेकिन मेरा जो रीसेंट इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसके जो रीसेंट इसके इम्पैक्ट है, वैसे मैं थोड़ा सा अर्ज ये करता चलूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कराची में 181 का डॉलर बिक रहा है इस वक्त। और मैंने खुद ये प्रेडिक्ट किया था, ये दिसंबर अगला साल शुरू होने से पहले पहले ये 200 को टच करेगा। और इसके साथ आप देखेंगे कि पेट्रोल भी 200 को टच करेगा, और अब मुझे चीनी भी 200 को टच करती नजर आ रही है, और आटा भी खत्म होता जा रहा है। इसमें एक चीज जो मैं बड़ी तशवीश थी मुझे, और मैंने उसको कंफर्म भी किया है। एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन, वहां पे उनकी इकोनॉमी का कोलैप्स होना, उनका कोई सेंट्रल बैंक इस वक्त काम नहीं कर रहा, और आपके 25% डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं थ्रू पेशावर। एक तो ये रीजन है। दूसरा सप्लाई और डिमांड है। इस वक्त वो जब कहते हैं शिप में हिलजुल होती है, सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो वो इस वक्त वो अपने डॉलर लेके दुबई और लंदन की तरफ भाग रहे हैं। एक तो वो डिमांड बढ़ गई है। आप बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके बासर लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, और जो पैसा इकट्ठा करके भागने की तैयारियां कर रहे हैं। एक तो उसका इम्पैक्ट है। तीसरा इसका जो मैंने देखा है, जो बात आपको मैं बताना चाह रहा था, मैं खलीज टाइम में मैंने पढ़ा इस चीज को, कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, तो उस वक्त हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद 500 मिलियन डॉलर अमेरिका वहां पे पंप करता था, अफगानिस्तान लेके आता था अपनी और अफगानियों की जरूरतें पूरी करने के लिए। और उनमें से 5 से 6 मिलियन जो डॉलर था वो पाकिस्तान आता था। उसमें वो डॉलर आने बंद हो गए। एक तो वो था। और तीसरा आपके मैं ये बताना चाहूंगा कि आईएमएफ का जो आपने खुद भी फरमाया है कि एक तो वो ब्लॉकेज के नहीं आ रहे पैसे। दूसरा, आईएमएफ के साथ आपने देखा होगा जब भी डीलें करते हैं तो उसमें उनकी ये कंडीशन होती है कि आपने रुपए को डीवैल्यू करना है। और आखिरी बात जो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने तोहफा दिया है। सऊदी अरेबिया ने तोहफा आपको को नहीं दिया। सऊदी अरब ने सिर्फ ये किया है कि वो आपको खींच के वापस अमेरिकन कैंप में ले जाना चाहते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि पिछले महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी आए। तरीन साहब यहां से पाकिस्तान नहीं गए, वो सीधे सऊदी अरेबिया गए हैं। वहां से चेक लेकर वो पाकिस्तान गए, और वो जब चेक लेकर गए थे तो डॉलर मेरा ख्याल एक दिन के लिए 169 पे गया था, दूसरा दिन फिर वापस आ गया। तो असल में इस वक्त हालात ये हैं कि आपके जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान का इम्पैक्ट और सप्लाई डिमांड, क्योंकि आपके सारे जो फॉरेन नेशनल या आपके जितने जो आपके कैबिनेट और दूसरे लोग, बासर लोग हैं, वो हमें प्रॉपर्टियां बेच बेच के अपना करप्शन का पैसा लेके बाहर निकल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो नए कर्जों के बारे में, पिछले 70 साल में आपके कर्जे कितने थे? 25 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन 3.5 साल में अब 40 ट्रिलियन डॉलर है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि वो कहते हैं ना, जिस तरीके से खुल के लोटे डाली गई है, उसके निशानात आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि वो क्या होता है। आप स्टोरियां ऐसी ऐसी सुनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे
कि पिछले जो दो पार्टियां थी वो मैं खैर एक दफा मैंने आपको पहले भी शायद अर्ज की थी कि जावेद चौधरी साहब ने आर्टिकल लिखा था कि करप्शन वर्सेस बेवकूफी, लेकिन मैं उसके साथ ऐड एक लफ्ज करना चाहता हूं कि जब बेवकूफ आदमी करप्शन करता है फिर वो खुल खुला के करता है, वो इस तरह की करप्शन करके भागता है। उन्होंने परमानेंट बाहर शिफ्ट होना है। उन्होंने ये देखे ना, अभी तो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले ये जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इस वक्त ऐसे यार दोस्त हैं जो करीबी हैं, वो परमानेंट भागने की तैयारियां में, उन्हें पता दोबारा चांस नहीं मिलना। तो इस तरीके से खुल खुला के इस वक्त लुटमार जारी है और उसी वजह से आपका डॉलर भी आउट ऑफ कंट्रोल है। और दूसरा, मैं आपके कई वुज़रा को मुसलसल देखता हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दी बड़े बड़े एंकरों के सामने बैठ के कि हमारे कौन से तेल के कुएं हैं, पाकिस्तान में कौन सा तेल का कुआं है जहां से पेट्रोल निकाल के सस्ता कर दे। आपके चीनी के कुएं तो है ना, जितना आपका शुगर माफिया आपकी कैबिनेट में है, बख्तियार साहब आपके शुगर माफिया का हिस्सा है, टेबल पर बैठे हैं, तो आप वो चीनी के साथ क्या कर रहे हैं? 160 रुपए की चीनी बिक रही है और मैं आपको गारंटी कर देता हूं महीने डेढ़ तक 200 में जाएगी। तो सारे मिलकर पैसा बना रहे हैं। और आज मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आटे का स्कैंडल शुरू हो, आटे की शॉर्टेज शुरू हो चुकी। आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आपके पास आटे के भी कुएं हैं, आपके पास चीनी के कुएं भी हैं, लेकिन आपके पास विल मौजूद नहीं है, आपका कंट्रोल मौजूद नहीं है। माफिया इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा है। खान साहब सिर्फ स्पीच की हद तक बहुत अच्छे हैं, हजरत उमर की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, रियासत मदीना की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो माफियाज जो इन्होंने इलेक्टेबल करके अपने साथ लाए थे वो बिल्कुल छोड़ने और डिबोने की तैयारियां कर रहे हैं। हालात आपके इस वक्त बिल्कुल आपके लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोई गवर्नेंस नहीं है। पूरे कंट्री के अंदर केओस है कि क्या होने वाला है। ये 1.5 साल गुजरेगा, 1.5 महीना गुजरेगा, 1.5 हफ्ता गुजरेगा, ये हालात आपके चल रहे हैं इस वक्त। आपने ये तरीके से आपके वो ईवीएम के हवाले से जॉइंट सेशन जिस तरीके से निकला, फिर उसके बाद इस वक्त जो आपके इत्तेहादी जिस तरह की कैमचोइयां कर रहे हैं, आपके जिस तरह बार बार अपनी कोर कमेटी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये सारी वो अलामतें हैं इंस्टेबिलिटी की, खौफ की, ये सारी वो बौखलाहट की, ये सारी अलामतें वो चल रही हैं। अच्छा तारड़ साहब, ये बात जो आपने की है, इसको मैं जब अपने गांव जाता हूँ, अपने होम टाउन जाता हूँ, तो लोग हमसे पूछते हैं जी आप इस्लामाबाद रहते हैं, हमें बताएं। अच्छा, एक सवाल हर बंदा हमेशा पूछता है, क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारे अवाम के अंदर इस चीज का क्यों शक रहता है कि कोई भी हुकूमत 5 साल कंप्लीट नहीं करेगी। ये एक मुझे बड़ा परेशान करता है ये सवाल। हालांकि कोई भी पिछली हुकूमत भी थी, ये हुकूमत भी है, लोग पूछते हैं ये 5 साल पूरा कर लेंगे। और ऊपर से जिस तरह की खान साहब ने अभी 15 ट्रिलियन, जिस तरह के आपने भी बताया कि 15 ट्रिलियन कर्जे ले लिए पिछली हुकूमतों से ज्यादा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने जो कर्जे लिए उसमें से आधा पैसा तो सूद के लिए चला गया, 7.5 ट्रिलियन तो हमने ले लिया कर्जों के लिए, और बाकी सूद के लिए, और 7.5 ट्रिलियन हमने और चीजों के लिए लिया। तारड़ साहब, सिचुएशन ये है कि हमारा सालाना खर्चा 8,000 अरब डॉलर है, सॉरी 8 ट्रिलियन रुपीज है, और जो हमारी आमदन होती है वो 5.5 होती है। सो हर साल 2-2.5 ट्रिलियन का ये खसारा होता है। खर्चे कम नहीं हो रहे, और तारड़ साहब जो महंगाई है वो ऊपर जा रही है, खर्चे वही ऊपर बढ़ रहे हैं, वो तो ऊपर ही जाने हैं, लेकिन आमदन जो है वही 5-6 ट्रिलियन इसी के करीब है। तो तारड़ साहब, ये हम कहीं ये कोलैप्स ना कर जाए सारी स्टेट, ये आइडिया ये जो बचाने का है, क्या हमारी हालत ये कोंगो जैसी ना हो जाए? कोई जो बनाना रिपब्लिक की मिसालें देती है, अगर इसी तरह पैसे लेने शुरू कर दिए और अवाम ये सवाल कॉन्टिन्यूसली कर रही है कि हुकूमत सर्वाइव नहीं करेगी, तो ये जो परसेप्शन होती है उसकी कोई ना कोई वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं तो आती है फिर। तो ये गैर यकीनी सूरत हाल, ये क्या बनेगा इस सिनेरियो में? देखिए, आपके माजी में मिसालें मौजूद हैं कि हुकूमतें 5-5 साल अपने पूरे नहीं करती थी, कोई 1-2 रजीम जो 5 साल पूरे किए। लेकिन देखें ना, इस वक्त हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आते हैं। कॉमन मैन जो है उसकी जिंदगी, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान में मेजॉरिटी तबका 2 वक्त की खाने की बजाय 1 वक्त की खा रहा है। और जिस तरीके से वो मिसमैनेजमेंट देखता है, जिस तरीके से वो मिनिस्टर्स के लल्ले तल्ले देखता है, जिस तरीके से वो देखता है कि करप्ट जो हमारे एमएनए जो वजीर आते हैं और उनके आगे पीछे 5-5 करोड़ की गाड़ियां, और वो भी 10-10 हैं, इसीलिए तो वो उनकी बात पे यकीन नहीं करते। आप एक मिनिस्टर निकलता है जिसके पास आसपास
6 गाड़ियां ऐसी आती हैं जो 5-5 करोड़ की आती हैं और नीचे उतरते ही फौरन कौम को कहता है कि पेट पे पत्थर बांध लो। लोग किस तरह उसकी बात पे यकीन करें कि भाई खुद तुम आप, मेरा मकसद है, आप दुबई में आपकी प्रॉपर्टियां हैं, लंदन में आपकी प्रॉपर्टियां हैं, एक आपकी टांग मुल्क से बाहर है, एक अंदर है, और उसके बाद आप जिस तरीके से आपके साथ 50-50 बंदे कलाशनकोफों वाले, आपका पूरा फ्लीट जो होता है उसको अगर जरब दें तो 1 अरब की गाड़ियां चला रहे होते हैं, नीचे उतरते ही आप कहते हैं कौम को जी पेट पे पत्थर बांधो, आप शुगर का चीनी खानी छोड़ दो, आप रोटी की बजाय केक खा लो। तो मेरे पास इस तरह तो लोग नहीं चलेंगे ना। जब आपने मैंने शायद आपको अर्ज किया था, अगर खान साहब ने अपना मैंडेट डिलीवर किया होता तो आज कौम उनके सामने खड़ी होती, चाहे कुछ भी हो जाता। लेकिन खान साहब ने मैंडेट डिलीवर नहीं किया। खान साहब सिर्फ बातों की हद तक, वो भी अपनी, खान साहब की अपनी कैबिनेट उनकी बातें नहीं सुनती। हालात ये है, तो उसमें आके कौम फिर किस तरह, कौम तो फिर घंटे गिनेगी ना। कौम तो यही देखेगी, कौम को तो रिलीफ चाहिए। बल्कि मेरा एक अलमिया ये है कि अगर इस वक्त खान साहब जाते हैं तो इनकी जगह रिप्लेस कौन करेगा? मेरा इनसे बेहतर कौन आएगा? ये भी एक दूसरा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मैं अगले दिन एक ग्रुप में बैठा था तो उन्होंने कहा सोल्यूशन, मैं कहा सोल्यूशन तो एक फॉरन इमीडिएट फेयर इलेक्शन है, ताकि कोई नया मैंडेट लाए और कोशिश करे वो डिलीवर करने की, कौम नया मैंडेट दे किसी को। लेकिन वो भी किसको देंगे? सारे लोग तो आजमाए हैं। ये जो सारे लोग खान साहब के साथ हैं, ये भी तो उन्हीं पार्टियों से आए हैं, इन्हीं लोगों ने वापस चले जाना है, उन्हीं के टिकटों में फिर इलेक्शन लड़ लेंगे ये लोग। यही सारे जो इस वक्त करप्ट लोग इस वक्त खान साहब के साथ बैठे हैं, ये वापस जाके अब जा रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों में वापस, फिर वही दोबारा लोग आ जाएंगे असेंबलियों में। मसला ये है, खान साहब ओरिजिनली एक तो डिलीवर नहीं कर पाए। खान साहब को अगर मैं मशवरा मैंने कई दफा दिया था, खान साहब को चाहिए ये कि कौम के सामने आकर खुल के अपनी सारी बात बताएं और अपोजिशन में बैठ जाए। मैंने बड़ा अरसा पहले ये कहा था, क्योंकि ये बड़ा एक मैच्योर स्टेप होगा ये। लेकिन मेरा ख्याल है अब थोड़ा लेट होता जा रहा है, क्योंकि खान साहब घंटों नहीं मिनटों के हिसाब से अपनी पॉपुलैरिटी और एतमाद जो है वो खोते जा रहे हैं इन द आईज ऑफ जनरल मैसेज। अवाम की नजरों में खान साहब जितना इसमें लिंगर करेंगे उतना अपना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर खान साहब छोड़ते हैं तो जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी नून लीग के पास भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा जिससे महंगाई का समुद्र रोका जा सके। वो भी आएंगे तो कोई इतना, उनके पास जादू की कौन सी छड़ी है? और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो भी आएगा सामने, जब तक वो कौम के सामने सच नहीं बोलेगा, कौम में कौमियत पैदा नहीं कर पाएगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस वक्त कौम को यकजा होना, कौमियत की जरूरत है, और ऐसे लोगों की जरूरत है कि जिनके फॉरेन बैंक अकाउंट ना हो, जिनके पास उमरा के बिगड़े हुए बच्चे कैबिनेट में ना हो, वही आगे आ सकते हैं। लेकिन ये वो पता नहीं है वो कहां से आएंगे, कौन लेकर आएगा। लेकिन इस वक्त जो आपके पास एक एलीट किस्म की आपके, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी आधी कैबिनेट वो है जो ब्रिटिश और अमेरिकन है, कनेडियन है, जो शौकत खानम के लिए फंड इकट्ठे करते रहे हैं, खान साहब की गाड़ी चलाते थे, इनको बारबेक्यू कराते थे, इनके खाने पकाते थे। आधी कैबिनेट वो है, और दूसरी कैबिनेट वो है जो करप्ट अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं। वो खान साहब को के हवाले किए गए थे कि आप इनको गवर्नमेंट सिखाएं कि किस तरह खेला जाता है। आप वो उनको लेके आ रहे हैं, और वो सारे बिल्कुल उनका ना पाकिस्तान में ध्यान है, ना कोई इंटरेस्ट है। और बल्कि सबसे बड़ा डैमेज मैं समझता हूँ खान साहब ने एक और किया है कि हम सारे लोग ये कहते हैं एक पेज पे इन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पाक आर्मी है उनको भी खराब किया है। उनका सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है कि वो एक पेज कर करके सारा पाकिस्तान ये कहता था इज सिलेक्टेड, तो सिलेक्ट करने वाले आज इस वक्त बदनाम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा डैमेज। बिल्कुल ठीक है सर, आप तो कह रहे हैं कि जो चीनी, डॉलर और जो तेल है ये 200 पे खान साहब लेके जाएंगे, देखिए क्या बनता है। लेकिन सर ये बताएं कि अमेरिका ने आज एक नई बात की है कल, और ये कहा है कि जो अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में वो कतर देखेगा। तो आप क्या देखते हैं इस चीज को कि इससे क्या पाकिस्तान को अमेरिका ने कितना डाउनग्रेड किया है? वैसे तो वो हमारे साथ बड़े उनके अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत कुछ थे, लेकिन अगर वो पाकिस्तान को ये चीज कह देते कि पाकिस्तान इसमें एक इंटरेस्ट देखेगा, या पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो करेगी, कौंसुलर अफेयर्स या कुछ सेक्शन देती, तो शायद एक अच्छी चीज हो सकती थी। लेकिन आपने ये जो कतर को रोल दिया है, इसके क्या मुराद है, इसके कैसे आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, और खास करके कतर की एलिवेशन आप देख रहे हैं, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब?
चीमा साहब, इसमें मैं थोड़ा कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगा। एक तो जितने हमारे अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे जो वो जब अफगानिस्तान से निकले तो वो वापस अमेरिका नहीं, वो सारे दोहा बैठे हैं, दोहा से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो दे वर ऑब्जर्विंग इट। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जब आपने काबुल एयरपोर्ट की बात की थी तो उसमें भी पाकिस्तानियों को भी तो सोचा जा सकता था, लेकिन वो बातें टर्की और कतर से करते रहे हैं। इस वक्त जो आपके पास सबसे बड़ा डेफिसिट पाकिस्तान पे किया जाता है कि आप डबल गेम खेलते हैं हर जगह पे। यू आर नॉट इन द ट्रस्ट वाली जगह नहीं, ट्रस्ट आप, यू हैव लॉस्ट द ट्रस्ट। आपने, मेरा मेरा एक क्वेश्चन मार्क होगा, जो 22 सेनेटर्स ने बिल पेश किया था उसमें बिल्कुल पाकिस्तान का चेहरा उन्होंने खुल खुला के सामने रखा था। वो जो 22 रिपब्लिकन सेनेटर थे, उस पे एलिगेशंस थी कि हमारे अफगानिस्तान में से हमारे जितने हमें नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान है। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा था कि आपने नॉर्दर्न अलायंस को भी सपोर्ट की है वहां पे आपकी एयरफोर्स में। उनके एलिगेशंस है, अल्टीमेटली दे हैज टू बी प्रूवन। लेकिन वहां बिल्कुल आप उसको अगर देखें तो दैट डिफाइंस योर रिलेशनशिप विद नॉट ओनली अमेरिका, विद द यूरोपियन यूनियन एज वेल। तो उसके खिलाफ आपने कोई एक कंप्रीहेंसिव कैंपेन नहीं चलाई, आपने बिल्कुल काउंटर करना छोड़ दिया है चीजों को। बल्कि मैं समझता हूं कि मोईद यूसुफ साहब को भी अगले दिन जाना चाहिए था उस कॉन्फ्रेंस में, वो भी नाराज होकर बैठे हैं। ये गलत पॉलिसी है। आप जिनके लोगों के साथ डिसएग्री करते हैं लेकिन फिर भी अपने अपने मुद्दे जाके आप बयान खुद करते हैं। मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि इस वक्त आपकी फॉरेन, आप यू डोंट हैव एनी फॉरेन पॉलिसी। अब आपने, मैं एक छोटा सा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर बताना चाहूंगा आपको कि आपको जब सी पैक आपका चल रहा था, आपकी हिमालय तक दोस्ती पहुंच चुकी थी, तो उस वक्त आपने डेफिनेटली नॉट किया कि हमारे पास और ऑप्शन मौजूद हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने बर्न ब्रिजेस किए, और जब वो अफगानिस्तान पे चाइना ना आया, जब ग्वादर में उन्होंने थोड़े से बैकफुट पे गए, दासू डैम पे गए, वो सारा कुछ खराबी हुई, आप आईएमएफ के कदमों में आ गए। अब मैं एक क्वेश्चन मार्क मेरा ये है कि अगर आप आईएमएफ के कदमों में आ चुके हैं तो आपका चाइनीज दोस्ती वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? आप अगर दोबारा आपने चाइना के पास जाना हो, और आपको पता है आपके चाइना के साथ हालात खराब होने की एक जो मेन वजह है वो क्या थी, आपने उनसे दोबारा डेट रिलीफ मांगी थी और उन्होंने रिफ्यूज किया। उसके बाद दासू डैम पे उन्होंने 39 मिलियन मांग रहे हैं, फिर आप उनसे बिजली के लिए पैसा मांग रहे थे, फिर आप रेलवे के लिए पैसा मांग रहे थे। तो ये चीजें दर हकीकत इसमें चीमा साहब आप लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप से मुराद ये है कि सिर्फ मिसालें देने से चीजें नहीं होती, स्टेप लेने से चीजें होती। ये इस वक्त खान साहब पिक्चर ड्रा करते रहे हैं, लेकिन वो अपने टेबल पे उन्होंने जो लोग बिठा लिए थे वो लोग अच्छे नहीं थे। उसका खैर कई दफा वो इजहार कर चुके हैं। खान साहब इज अ वेरी पैट्रियोटिक लीडर, लेकिन खान साहब इज नॉट अ गुड मैनेजर, खान साहब इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजर। एक नॉन प्रॉफिट, और मेरे ख्याल में मैं अगले दिन एक सुन रहा था प्रोग्राम कि शौकत खान, उनके सबसे बड़ा उनका जो सोचा जाए तो वो शौकत खानम हॉस्पिटल बनाना एक सबसे बड़ी चीज थी, लेकिन एक चीज प्रूव कर दी गई है कि नॉन प्रॉफिट में आप चंदा इकट्ठा करना और एक स्ट्रॉन्ग लीडर मैनेजमेंट करनी, टू डिफरेंट थिंग्स। उसमें मेरे ख्याल में खान साहब इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर इज वेरी डूबियस, इज वेरी it's not good for the Pakistan. Whatever is going on right now, Chima Sahab, the chaos, international community is looking at you. पाकिस्तानी 24 करोड़ लोग आपके मायूस हैं। मैं कहता हूँ मायूसी गुनाह है, लेकिन सबसे बड़ा लॉस उन लोगों के लिए है जिन्होंने तब्दीली के नारे के लिए आए थे, इकट्ठे हुए थे। वो बच्चे जो तालीम याफ्ता थे, जो बेरोजगार थे, उन पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त। मैं अब वेरी वेरी टची अबाउट दैट, वेरी टची। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा तार साहब, ये बताइएगा, जितनी हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हमारा कश्मीर केस भी उस हवाले से कमजोर है, ओआईसी भी हमारी बात नहीं सुनती, ना वो एक टूथलेस सी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ये है कि अमेरिकी कहते हैं कि आप चाइनीज पे क्रिटिसिज्म नहीं करते, चाइनीज से हम पैसे लेते हैं, कर्जे मांगते हैं, और चाइनीज से क्रिटिसिज्म से मुराद यह है कि अगर उनके बारे में कोई चीज हो तो हम कहते हैं जी वो स्पीक इन प्राइवेट, लेकिन अमेरिका को हम जो है वो बबांगे दोहल गालियां देते हैं। सो अमेरिकन उस तरफ हमें बुरा भला कहते हैं, चीनी कहते हैं कि आप लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप मांगते ही मांगते रहते हैं।
कश्मीर अफगानिस्तान पे और जो चीजें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो वेयर आर वी गोइंग, इनफैक्ट ये क्या मंजर क्या बन रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये जो सिनेरियोज है ये अवाम को नहीं बताए जाते, ना पार्लियामेंट में इस पे बहस होती है, और अगर पार्लियामेंट में बहस हो तो वो दरवाजे बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं ये अवाम के लिए बातें नहीं है, ये कुछ बड़े बड़े लोग आपस में बैठ के बातें कर लेंगे। सो विद दिस चाइनीज आर एनॉयड, अमेरिकन वो कह रहे हैं कि आप चाइना की बास्केट में चले गए, और चीनी कहते हैं कि आप हमसे पैसे बहुत और आप मांग रहे हो। कश्मीर में ओआईसी डिलीवर नहीं कर रही, अफगानिस्तान में वेस्ट नाराज बैठा है। सो ये किस तरह की पिक्चर है? चीमा साहब, इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तानी, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो एक एलीट क्लास है बड़े खुशकिस्मत है, वो मैं बताना चाहूँ किस तरह खुशकिस्मत है। वो एक तो उनकी खुशकिस्मती ये हुई है जो पाकिस्तानी करप्ट एलीट की, कि इस वक्त यहाँ पे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि आधे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद वीक है, उसके इश्यूज इंटरनल बहुत चल रहे हैं। वरना अमेरिका ने ना सिर्फ उनकी खुशकिस्मती है, चाइना की भी खुशकिस्मती। दूसरी उसमें ये मैं बात ये करना चाहूंगा कि उनको कोविड की आड़ मिल गई, उस पर भी उन्होंने करप्शन बड़ी की, जखीरा अंदोजी इस वक्त हो रही है। आप ये बताया ना, इस वक्त आपके जो चीनी माफिया वो कितने पैसे बना रहा होगा, लंबे चौड़े छाप रहे हैं। इसी तरीके से अब आटे वाले भी छापेंगे। आपके जो फॉरेन करेंसी वाले इस वक्त जो डॉलर बेच रहे हैं वो कितना बना रहे होंगे पैसा। और ये सारी इनकी खुशकिस्मती है, सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। और दूसरा ये है कि अभी ये चाहते थे कि चाइना डॉलरों की बारिश करे, हम सी पैक को लेकर जाएंगे अफगानिस्तान में और हम बोलियां लगेगी वहां पे, अमेरिका भी बोलियां लगाएगा, चाइना डॉलरों की बारिशें होंगी तो बारिश इधर भी आएगी, खुल के दुबई में प्लाजे बनेंगे और लंदन जाएंगे। लेकिन ये फिर अब इस वक्त बुखार चढ़ा पूरा दुनिया की इकोनॉमी को कोविड का, और उसमें ये सारा इनका बिजनेस प्लान जो है सारा खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन ये कि इस हालात में मैं एक अकारों में इसका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने कुछ चंद और वेरी पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम हियर, पाकिस्तानी वेरी अकम्प्लिश्ड पर्सन, तो उन्होंने कहा था कि चंद स्टेप, आप महंगी गाड़ियां इंपोर्ट करना छोड़ दें, आप महंगे सेलफोन इंपोर्ट करना छोड़ दें। उन्होंने गिनती के नंबर दिए थे और डूएबल थे कि इन पे कितना पैसा जाया हो रहा है, इनको इंपोर्ट करने से हमारा कितना जो वो नुकसान होता है, या डॉलर हमें चाहिए होते हैं इन चीजों को खरीदने। लेकिन करे क्या, देखे ना इस वक्त आईएमएफ की भी शर्तें 4-5 ही थी ना। उन्होंने कहा था कि अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। टैक्स कलेक्शन किस तरह बढ़ाएं? वो सारे तो यार सज्जन टेबल पे बैठे हैं, सारे तो कैबिनेट में बैठे हैं टैक्स खाने वाले। उन्होंने कहा था लग्जरी आइटम बंद करो, तो पराठो सारे यार सज्जन लेंदे, वो किस तरह बंद कर दे? मेरा ये चीजें तो फिर सिर्फ जो कर सकते हैं वो ये करते हैं, गरीब के बच्चे के लिए पेट्रोल बढ़ा दे और बिजली बढ़ा दे, और बिजली बढ़ाते हैं मैन्युफैक्चरिंग चीजें महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे जब वो दुकान तक जाती चीजें तो पेट्रोल पे जाती, गरीब का बच्चा मार खा रहा है। वो 120 अरब रुपए की सब्सिडी दी, लेकिन रात को उन्होंने जब प्राइस बढ़ाई पेट्रोल की, सब्सिडी सारी तो वहां चलेगी, आम कॉमन बंदे को तो रिलीफ नहीं आएगी। सब्सिडी तो पहले कि आपके शुगर के यार दोस्त जो पहले भी लेते हैं वो कहते हैं जी अब चीनी भेज रहे हैं अफगानिस्तान, चीनी तो गोदामों में पड़ी होती, वो तो सिर्फ जो हमारे क्लर्क बादशाह या सेक्रेटरी बादशाह वो पेपरों में भेज के सब्सिडी ले लेते हैं, तो सारी दुनिया को पता है उस वक्त। लेकिन ये चीजें किसने रोकनी थी? खान साहब भी एडमिट करते हैं, खान साहब ने अगले दिन अपने ऑलमोस्ट अपनी स्पीच के आखिर में हथियार ही फेंके हैं। उन्होंने कहा जी वो जो लोग लूट के पैसा ले गए थे, अगर वो ले आए तो महंगाई कम। उस खान साहब वो लाना तो आपने, आपका यही तो मैंडेट था, आप 3.5 साल तक तो डिलीवर नहीं कर पाए आप। इसका मतलब है कि आपने अपनी नाकामी को एडमिट किया आपने। लेकिन अगर आप लोग नाकामी एडमिट करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? आप हमेशा कहते हैं कि आपको यूरोपियन मॉडल बड़ा पसंद है, इंग्लैंड का डेमोक्रेटिक। जब आप पॉपुलैरिटी हाउस में लूज कर जाते हैं, जब आपके इत्तेहादी आपको छोड़ देते हैं, तो उसका अगला स्टेप क्या होता है? व्हेन यू लूज व्हेन आपके पास जो कॉन्फिडेंस लूज कर जाए आप उसका, तो फिर क्या होता है? हालात मैं बता रहा हूं कि इट्स अ केओस, ह्यूज केओस, और इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान एट ऑल। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि इमरान खान साहब ने नारा लगाया था अकाउंटेबिलिटी का, और इनके कान में किसी बंदे ने जब ये ऑपोजिशन में थे तो डाल दिया था कि पायन नवाज शरीफ साहब जो 200 अरब डॉलर लेके चले गए हैं, अगर वो लेंगे तो इकोनॉमी चल जाएगी। और ये इतने भोले हैं कि ये बात मान गए, उन्होंने कहा वाकई 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा है। अभी देखिए 3.25 साल होने को है, नवाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए हैं, पैसा भी एक कवर नहीं हुआ। तो फिर क्या नारा खोखला है
ये इनकॉम्पिटेंट है या कि पैसे ही बाहर नहीं गया था? आपकी असेसमेंट क्या था साहब? मेरे ख्याल में भी 200 अरब डॉलर जो था वो नंबर फेक थे। इट्स अ ह्यूज नंबर। वो 200 अरब डॉलर निकला होता तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता अभी तक। गए होंगे पैसे, लेकिन इतने नहीं। लेकिन एक बात मैं ये कहूंगा, उनको तो एनआरओ दिया इन्होंने। इनकी डील थी नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने की। कौम के लिए तो नारे मारते हैं ना। इनके एनआरओ ने खुद मर्जी से गए, इनके सलाह मशवरे से गए वो। और दूसरी उसमें जो बात मैं जो कहता हूँ, देखिए उनको तो छोड़ दें। इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए जो नैब रिफॉर्म अगले दिन की है, मुझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ वो है सिर्फ अपने चंद दोस्तों को ओबलाइज करने के लिए। इस वक्त तो बिल्कुल आप उनके मैंडेट को छोड़े। खान साहब तो करप्शन में खुद शामिल, फैसिलिटेट कर रहे हैं करप्शन को। करप्शन साढ़े उनको छोड़ना, उनको लाना तो एक बहुत इनके, वो तो कहते हैं ना, दिस इज बिगर देन माय पे ग्रेड। वो तो बात उस चीज की। ये बात इस वक्त ये है कि चंद लोगों को नवाजने के लिए ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया है, बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि नई जो सुप्रीम कोर्ट की जो नई बॉडी इलेक्ट होके आई, उन्होंने कहा हम चैलेंज करेंगे इसको कि किस तरीके से ऑर्डिनेंस के साथ ये नैब का सत्यानाश कर रहे हैं। तो असल में सब इस वक्त जो है वो अब वो तब्दीली की बस तो मिस हो चुकी है बिल्कुल। वो अब कोई नई चीज आएगी तो आगे चलेगा। पाकिस्तान है स्टॉप, बिल्कुल रुक चुका है इस वक्त। ना फाइनेंशियल, सियासी, हर चीज रुक चुकी। अदारे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, अपनी अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं। उन पर कोई ग्रिप नहीं इस वक्त किसी की भी। आप देखें इस वक्त मैं आपको सही कह रहा हूं कि आप टीटीपी, टीएलपी और सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन जो एपीएस का पब्लिक वो आए सारे, इट्स अ ह्यूज केओस, नथिंग बट डिसअपॉइंटमेंट, नथिंग बट मायूसी। मैं एक ही चीज आ रही थी, क्रिकेट टीम हमारी कुछ चल रही थी, वो भी रुक गई बेचारी। वो चाहिए था पाकिस्तानियों को कोई अच्छी खबर आती, मुझे तो उसका भी बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन ये कि वो एक हवा का झोंका आ रहा था, वो भी रुक गया। लेकिन अदरवाइज कोई अच्छी खबर कहीं से, किसी जगह से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। और कोई कहीं से लीडरशिप कोई नहीं, बिल्कुल कोई लीडरशिप, अफसोस के साथ। वो जिस दिन पाकिस्तान हारा, मैंने कहा जी खान साहब की सख्ती आ गई। उसकी वजह यह है कि लोगों को 2 दिन क्रिकेट याद रहना था, इतवार तक लोगों को महंगाई भूल जानी थी, मसले भूल जाने थे, लोगों ने नारे मारते रहने थे। वो पाकिस्तान क्रिकेट मैच भी आएगा, फिर खान साहब की सख्ती आ गई। डॉलर जो है वो कहां पर चला गया और पेट्रोल कहां चला गया। बस एनी हाउ, अनफॉर्चुनेटली ये आपकी बात सही है कि दिस इज अ सीरियस लीडरशिप क्राइसिस। और वो जो लीडर्स हमें नजर आते थे, ये वो लीडर है नहीं है। और पाकिस्तान डेस्परेट है, वाकई कुछ देखना चाहता है कि हमारे पास कोई ऐसा बंदा, और हम समझते थे कि शायद ये बंदा क्लीन है तो ये हमें डिलीवर करेगा, लेकिन खान साहब भी डिलीवर नहीं कर पाए। चीमा साहब एंड पे बल्कि मैं ये कहूंगा कि हर इंसान, 24 करोड़ लोगों ने तब्दीली का ख्वाब देखा था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं खान साहब को खुद जीतना, मैंने खान साहब की जीत के लिए नफल मांगे हुए थे। मैं खुद चाहता हूं पाकिस्तान तरक्की करे, करप्शन खत्म हो। यकीन करें, मैं देखें महाजिर होके यहाँ आके बैठे हैं, वी आर सेकंड क्लास सिटीजन इन दिस कंट्री। खुद कोई नहीं आता, ख्वाहिश थी तब्दीली हो, पाकिस्तान तरक्की करे, आगे आए, कुछ दुनिया में हमारी प्रेस्टीज हो, हमारा भी कोई घर दरवाजा हो। लेकिन बस ये ख्वाब है, ख्वाब। अल्लाह ताला माफी दे कि मायूसी गुनाह है, लेकिन 24 करोड़ लोग आज मायूस। मैं उनको दाद देता हूं कि वो ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन 24 करोड़ लोगों ने ख्वाब देखा था, बेशक इसमें कुछ है। अनफॉर्चुनेटली अवाम ने हमेशा हर लीडर को सपोर्ट भी किया, उनके साथ कुर्बानियां भी दी। आपको याद होगा नवाज शरीफ ने कहा था कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, लोगों ने अंधे रुपए डाले। वो चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने कहा डैम फंड बना दो, लोगों ने डैम के लिए पैसे दे दिए। खान साहब ने कहा मेरे जो है वो बाहर से मुझे अस्पताल बना दो, यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने पैसा दिया और आप लोगों ने बड़ा पैसा दिया। लेकिन शौकत खान तो सारा यूरोप और अमेरिका ने बनाया सारा। खान साहब ने खैर रिवार्ड दिया, जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए सारे कैबिनेट में। खान साहब को उनको भूले तो नहीं ना। ये बोंडा साहब हैं, सैदी साहब हैं, हमारे जुल्फी बुखारी साहब हैं, गिल साहब हैं, सारे फंड रेजर थे ये सारे। इन्होंने पैसा इकट्ठा कर करके तो कैबिनेट में पहुंचे हैं। चले जी, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए पाकिस्तान के ऊपर, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को वाकई को लीडरशिप दे। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, पाकिस्तान जिंदाबाद।